वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था साम्यानुभाविक भाविक द्रव्यमान सूत्र चल रहा था, उसमें हम इस पर बात कर रहे थे बाइंडिंग एनर्जी वो 5 ऊर्जाओं पर डिपेंड कर रही थी। इसके बारे में पढ़ लिया था। इसके बारे में पढ़ लिया था। थर्ड चल रहा था कूलाम एनर्जी। तो कूलाम एनर्जी क्या होगी? जेड प्रोटॉन है उनको हम अनंत से लेकर आ रहे हैं, न्यूट्रॉन पर नहीं लगेगी क्योंकि कूलाम बल हमेशा आवेशित कणों के मध्य लगता है। तो नाभिक के अंतर्गत तो आवेशित कण कौन सा है? प्रोटॉन ही है। तो उनके मध्य कौन सी एनर्जी होगी? कूलाम एनर्जी। तो उस कूलाम एनर्जी को हम कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम एक समावेशित गोला मान सकते हैं कि अनंत से हम इसको आवेश लेकर आ रहे हैं और इसमें पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कर रहे हैं? वितरण कर रहे हैं। तो इसको हम एक समावेशित गोले के भांति मान सकते हैं नाभिक को। और इसके लिए उसकी जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? 355 kq²/r इस तरह से होती है। ये पढ़ा होगा आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। नहीं पढ़ा है तो उसमें आज जो लेक्चर डला है फर्स्ट ईयर का, उस लेक्चर को देख लेना। उसमें है अचालक गोले के लिए स्थितिज ऊर्जा, वहां पर पढ़ाया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। नहीं तो अपनी नोटबुक देख लेना फर्स्ट ईयर की, उसमें है समावेशित गोले के लिए जो एनर्जी होती है कूलाम एनर्जी वो कितनी होती है? 3/5 kq²/r। तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। अच्छा, इससे पहले एक बात बताओ कि अगर कूलाम एनर्जी बढ़ रही है, कूलाम एनर्जी अगर बढ़ रही है तो बंधन ऊर्जा का मान कम होगा या ज्यादा होगा? यहाँ पर कूलाम प्रतिकर्षण ऊर्जा होगी, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य क्या लगेगा? प्रतिकर्षण। तो उन्हें इसमें से नाभिक में से निकालने के लिए कमी ऊर्जा देनी होगी। अरे भाई पहले से प्रतिकर्षण लग रहा है, एनर्जी देंगे और ज्यादा हो जाएगा, तो उनको निकालना इजी होगा। तो ये कह सकते हैं कूलाम एनर्जी का मान बढ़ने पर बंधन ऊर्जा के मान में क्या आएगी? कमी आएगी, क्योंकि वो पहले से प्रतिकर्षण कर रहा है। उस बंधन ऊर्जा के मान में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर एक माइनस साइन आएगा, -3/5 kq²/r। तो 3/5 के बारे में बच्चे पूछते हैं, ये 3/5 जो कांस्टेंट आ रहा है वो किस वजह से आया? तो वो इसी वजह से आया है क्योंकि हम नाभिक को कैसा मानकर चल रहे हैं? एक समावेशित गोला। नाभिक को क्या मानकर चल रहे हैं? एक समावेशित गोला कि अनंत से हम चार्ज लेकर आ रहे हैं और एक समावेशित गोला बनाया। कितने प्रोटॉनों को ला रहे हैं हम? जेड प्रोटॉन्स हैं। ठीक है। तो इसके लिए -3/5 kq²/r। अब किस तरह से काम करेगा kq²/r? ये देखो k कांस्टेंट है, तो फर्स्ट टर्म पहले चार्ज को लेकर आए हम। पहले चार्ज को लाने पर जो किया गया कार्य है, स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? Q1 Q2। अरे भाई kq²/r जो आ रहा है यहाँ पर, ये एक तरह से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्थितिज ऊर्जा को। Q1 Q2/r स्थितिज ऊर्जा है। तो पहले प्रोटॉन को लेकर आए 0, दूसरे प्रोटॉन को लेकर आए तो पहले के कारण उस पर क्या लगेगा? विभव लगेगा। तो वो कितना हो जाएगा? k, पहले पर चार्ज E, दूसरे पर चार्ज E, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने मान ली कितनी? r12। दोनों 1 और 2 के बीच में हमने चार्ज कितना मान लिया? 1 और 2। नहीं समझ में आ रहा? इस तरह से देख सकते हैं कि पहला प्रोटॉन है ये दूसरा प्रोटॉन है। इस तरह से हम लेकर आए इसको 1 2, फिर इस तरह से यहाँ पर 3 को, इस तरह से हम प्रोटॉनों को लेकर आ रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है। r इनके दोनों के बीच की दूरी है r12, इन दोनों के बीच की दूरी है r23, इन दोनों के बीच की दूरी मानेंगे तो r13, इस तरह से मान लेंगे। और इनका मूल बिंदु के सापेक्ष है वो r1 वेक्टर, ये r2 वेक्टर और ये r3 वेक्टर। इस तरह से हमने मान लिया। पहले चार्ज को लेकर आ रहे हैं, 0 वर्क डन होगा क्योंकि पहले से कोई पोटेंशियल है नहीं, विभव है नहीं। दूसरे को लेकर आ रहे हैं तो k Q1 Q2, तो दोनों पर E चार्ज होगा, +E अपॉन r12। इसी तरह से जब दूसरा आ चुका है उसके बाद तीसरे को लेकर आ रहे हैं तो तीसरे पर इसके कारण भी विभव होगा और इसके कारण भी होगा। तो k E²/r13 प्लस k E²/r23, इस तरह से टर्म चलती रहेंगी। ठीक है। ये टोटल टर्म कितनी आएंगी बता सकते हो? जेड प्रोटॉनों को लेकर आ रहे हैं तो टोटल कितनी टर्म बनेंगी बता सकते हो? जेड इंटू जेड -1/2, इतनी टर्म बनेंगी ये। और के E²/r, इस तरह से लिखे हैं आप पहले कि यहां पर जो r12 है और r13 है, इन लगभग इनको हमने क्या मान लिया? r23 लगभग बराबर है और इन सभी को बराबर मान लिया हमने कितने के बराबर? r एवरेज। और r एवरेज को बराबर मान लिया हमने
नाभिक की त्रिज्या के बराबर है। जो आर एवरेज जो निकल कर आएगा वो कितने के बराबर है, नाभिक की त्रिज्या के बराबर। नाभिक के अंतर्गत जेड प्रोटोनों को लेकर आ रहे हैं, उसके संगत कूलम एनर्जी होगी, तो EC इक्वल टू हम कितना लिख देंगे, -3/5 के ई स्क्वायर अपॉन आर एवरेज, इस तरह से आएगा। और यहाँ पर एक टर्म आएगी जेड इंटू जेड माइनस 1/2। ये किसको दिखा रही है, जेड इंटू जेड माइनस टर्म, नंबर ऑफ टर्म, यानी कितने पद आएंगे, कैसे, इस चीज को समझने की कोशिश करना। इधर करो पूरा फोकस। देखो अगर यहाँ पर हम केवल दो प्रोटॉन्स को लेकर हम एक न्यूक्लियस बना रहे हैं, पहला प्रोटॉन और दूसरा प्रोटॉन, तो कितनी टर्म आनी चाहिए, पहली की वजह से तो 0 हो जाएगी, एक भी टर्म नहीं मानी जाएगी। वो दूसरे को लेकर आ रहे हैं तो कितनी आएगी, कि ई स्क्वायर अपॉन r12, एक ही टर्म आएगी। तो यहाँ पर जेड का मान 2 रखो, प्रोटॉनों की संख्या 2 है, तो 2 × 2 - 1/2, 1 ही टर्म आएगी। यदि आप 3 प्रोटॉन लेकर आ रहे थे तो 3 प्रोटॉन पर कितनी टर्म आ रही थी, ये आ रही थी। इसको तो कैलकुलेट ही मत करो, 0 वाली को तो कैलकुलेट ही नहीं करना है। तो कितनी टर्म आ रही है, 3 टर्म आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें 3 रखना, वही आएगा 3 - 1, यानी 2 से 2 कैंसिल आउट 3, तो 3 टर्म आ रही है। तो इस तरह से जो EC एनर्जी होगी, कूलम एनर्जी, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा बनाई हमने और उसमें एवरेज लगाकर हमने इस रूप में लिख दिया। और EC इक्वल टू -3/5 जेड इंटू जेड माइनस 1/2, ये तो नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, के ई स्क्वायर अपॉन आर एवरेज कितने के बराबर है, आर के, तो माइनस के 3/5 जेड इंटू जेड माइनस 1/2 और के ई स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं r0 ए की पावर में 1/3। अब ये सभी कांस्टेंट हैं, तो EC कूलम एनर्जी को हम लिख सकते हैं माइनस कांस्टेंट है, इस सभी को हमने AC कांस्टेंट मान लिया, जो भी सब कांस्टेंट आ रहा है AC, और जेड प्रोटॉनों की संख्या है वो चेंजेबल है, तो इसको हमने लिख दिया जेड इंटू जेड माइनस 1 अपॉन ए की पावर में 1/3, और सभी को किसमें ले लिया हमने, कांस्टेंट में। इस तरह से कूलम जो एनर्जी आ जाएगी इतनी हो जाएगी। तो हेडिंग डालने थर्ड, कूलम ऊर्जा, एक बार लिखोगे तब समझ में आ जाएगा अच्छे से। लिखना, नाभिक में प्रोटॉन होने के कारण, नाभिक में प्रोटॉन होने के कारण इनके बीच कूलम प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। नाभिक में प्रोटॉन होने के कारण इनके मध्य कूलम प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यदि नाभिक के अंतर्गत, यदि नाभिक के अंदर, इस तरह से लिखना, यदि नाभिक के अंदर जेड प्रोटॉन है तो, यदि नाभिक के अंदर जेड प्रोटॉन है तो नाभिक में आवेश, तो नाभिक में आवेश, तो नाभिक में आवेश Ze, तो नाभिक में आवेश Ze समान रूप से वितरित होगा, तो नाभिक में आवेश Ze समान रूप से वितरित होगा, तब समावेशित गोले के लिए, तब समावेशित गोले के लिए कूलम ऊर्जा निम्न प्रकार से होगी, तब समावेशित गोले के लिए कूलम ऊर्जा निम्न प्रकार से होगी। EC इक्वल टू -3/5, माइनस किसकी वजह से आया, बंधन ऊर्जा कम हो जाएगी, 3/5 उस फॉर्मूले में चल ही रहा था, यहां अलग से लिख देना साइड में, कहीं पर भी जगह हो, इस फॉर्मूले का यूज किया है, 3/5 KQ² अपॉन R समावेशित गोले के लिए, ठीक है, वी नो दैट, है ना, इस तरह से कहीं साइड में लिख देना, वी नो दैट U
U इक्वल टू समावेशित गोले के लिए एनर्जी होती है U इक्वल टू 3/5 Q² अपॉन R। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हमने हर टर्म को लिखा है। 3/5 उसी की वजह से आया समावेशित गोले के कारण। लिख दें पूरे को इसको EC इक्वल टू माइनस के 3/5, यहाँ 0 रिप्रेजेंट कर देना। और कंप्लीट कर दें इसको। चित्र को भी बना लेना साइड में जिससे समझ में आ जाएगा आपको। ये चीज आपकी इस बुक में नहीं दी हुई है, CBH की बुक में, ना ही JPH में दी हुई है। हाई लेवल की जो बुक है उसमें दी हुई है ये चीज, कि पूरा आपको ड्राइव करके दिया हुआ है वहां पर। CBH और JPH वाली जो बुक है आपकी, वो सीधा इस फॉर्मूले को बता देती है कि कूलम्ब एनर्जी भाई इतनी होगी। अब बच्चों को पता ही नहीं रहता कि Z इंटू जेड माइनस वन आया कहाँ से, ये इस तरह से Z इंटू जेड माइनस वन टर्म बनी कैसे। तो वो टोटल नंबर ऑफ टर्म है, n इंटू एन माइनस वन अपॉन 2 लिखते हो ना, कि नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएंगी, क्योंकि आप इन सभी टर्मों को जोड़ोगे, ये बराबर हो गए R एवरेज R एवरेज R एवरेज। अब Z कितनी टर्म है ये, तो Z इंटू जेड माइनस वन अपॉन 2 टर्म है ये, इतनी बार ऐड करना पड़ेगा। 2 टर्म में थी तो 2 टाइम्स, 3 टर्म में थी तो 3 टाइम्स। तो इसमें Z प्रोटोनों के लिए कितनी टर्म बनेंगी, Z इंटू जेड माइनस वन अपॉन 2। कवर करें पूरा इसको पहले, इसको जरूर लिख देना। 3/5 इसकी वजह से आया, जिससे याद रहे। फोर्थ है आपका असममित ऊर्जा। एसिमेट्रिक एनर्जी। तो एसिमेट्रिक मतलब असममिति, कोई भी नाभिक है उसमें Z तो प्रोटॉन है, A माइनस Z न्यूट्रॉन है। Z प्रोटॉनों की संख्या, N न्यूट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। तो यदि किसी भी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या के लगभग अगर बराबर होती है तो वो नाभिक कैसे होते हैं, स्थायी नाभिक होते हैं। लेकिन जैसे ही न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से, पूरा लिख लिया हो तो इधर देखें कि यदि न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से यदि अधिक है तो उस स्थिति में वो नाभिक है वो कैसा होने लग जाता है, अस्थायी होने लग जाता है। आगे पढ़ेंगे, सैगर चार्ट आएगा एक, कौन सा चार्ट, सैगर चार्ट। उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर नाभिक है वो अस्थायी हो जाते हैं, इस तरह से। तो Z प्रोटॉन और N न्यूट्रॉन है तो वो तो स्थायी नाभिक होगा, और जैसे ही न्यूट्रॉनों की संख्या अगर बढ़ने लगी तो वो नाभिक कैसा हो जाएगा, वहां पर अस्थायी हो जाएगा। तो इस तरह से न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ने से उसमें क्या आ गई, असममिति आ गई। इसी प्रकार की एनर्जी को बोलते हैं यहाँ पर असममित ऊर्जा। और असममित ऊर्जा EA बराबर होगी, माइनस में ही आएगी, ये एक कांस्टेंट आएगा AA, और यहाँ पर ये जो या ऐसे लिख सकते हैं हम कि जो E है वो प्रोपोर्शनल होगी माइनस में n माइनस जेड के स्क्वायर अपॉन A के। n माइनस जेड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी और A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। A प्लस जेड इक्वल टू कितना होता है, सॉरी Z प्लस n इक्वल टू कितना होता है, A होता है। तो n माइनस जेड निकालना है हमें, या n की वैल्यू रखनी है यहाँ पर। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, A माइनस जेड, ठीक है। तो यहां से EA इक्वल प्रोपोर्शनल में आएगा EA, A n की वैल्यू रख रहे हैं, A माइनस कितना हो जाएगा 2Z का होल स्क्वायर अपॉन A। द्रव्यमान संख्या की टर्म में हमें निकालना था उसको। तो और यहां से एक प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो
कांस्टेंट आएगा ए माइनस 2z का होल स्क्वायर अपॉन ए। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यदि एसिमेट्रिक बढ़ेगी, किसी भी नाभिक में अस्थायी बढ़ेगा तो वो खुद ब खुद टूटने का प्रयास करेगा, क्योंकि ब्रह्मांड में जो भी चीज है वो स्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है। तो वो नाभिक पहले से ही कैसा है, अस्थायी है। तो नाभिक पहले से अस्थायी है और बाहर से आप एनर्जी दे रहे हो तो वो कम एनर्जी पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस को बाहर निकाल देगा, मतलब उसके लिए बंधन ऊर्जा का मान कम होगा। तो असममिति बढ़ने पर बंधन ऊर्जा के मान में क्या होगी, कमी होगी, और वो प्रोपोर्शनल होगा इसके। अब ये कहां से आया, ये टर्म सीधी अनुभवों के आधार पर आई, मतलब अनुभवों के आधार पर, मतलब एक तरह से ये कहें कि प्रैक्टिकली हमने देखी है इस चीज को, कि मतलब ये इस चीज से सेटिस्फाई हो रही थी। हम हेडिंग क्या डाल रहे थे, सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र, इसलिए इसको बोला जाता है सामी आनुभाविक। क्यों सामी आनुभाविक, सामी मतलब आधा, आनुभाविक मतलब अनुभवों के आधार पर। आधा तो इसको थ्योरेटिकल निकाला है, आधा इसको अनुभवों के आधार पर निकाला है, मतलब प्रैक्टिकली निकाला है इस सूत्र को, इसलिए इसको बोल रहे हैं सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र। तो इसमें जो तीन टर्म हैं वो तो कैसी निकाली थी, थ्योरेटिकल निकाली थी हमने, हर चीज को देखा था कि किस तरह से आ रही थी। आयतन के प्रोपोर्शनल था, फिर क्षेत्रफल के प्रोपोर्शनल था, फिर कूलम्ब एनर्जी को हमने पूरा ड्राइव करके निकाला था इस तरह से। लेकिन उसको हमने डायरेक्ट लिख दिया, वो किसके आधार पर है, वो ये दोनों जो टर्म है वो प्रैक्टिकली हैं, मतलब अनुभवों के आधार पर है, इसलिए इस फॉर्मूले को बोला जाता है यहाँ पर सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र, कि आधा अनुभवों पर है आधा थ्योरेटिकल है, इस तरह से। ठीक है, तो ये हेडिंग का कारण समझ में आ गया, किस कारण लिख रहे थे। तो हेडिंग डाल देना असममित ऊर्जा, और उसमें लिखें असममित ऊर्जा, हेडिंग डालकर उसमें लिखें सभी तत्वों के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या Z व न्यूट्रॉन की संख्या N है। सभी तत्वों के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या Z व न्यूट्रॉनों की संख्या N है, तब यदि N व Z में ग्राफ खींचा जाए तो, जिससे सैगर चार्ट बोलते हैं, ठीक है, आगे आएगा, ये पढ़ेंगे पूरा इसको। यदि N व Z के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो ज्ञात होता है कि N व Z के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो ज्ञात होता है कि जैसे जैसे न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक होने लगती है, कि जैसे जैसे न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक होने लगती है, कि जैसे जैसे न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक होने लगती है, नाभिक के स्थायित्व में कमी होती जाती है। न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक होने लगती है तो नाभिक के स्थायित्व में कमी होने लगती है। इसी प्रभाव को असममित प्रभाव कहते हैं। इसी प्रभाव को असममित प्रभाव कहते हैं। अतः असममित ऊर्जा E प्रोपोर्शनल करके इसको पूरा लिख दें, और इक्वेशन इस पर कितनी आएगी, 8 आएगी क्या, 4 और 3 7 8, ठीक है 8 आएगी इस पर। 8 तक कंप्लीट करें उसको। जो असममित ऊर्जा n - z के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी और a के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, तो वहां से लिखा है उस चीज को। और पूरा लिख दिया उसको। a की टर्म में लिखा है a - 2z का होल स्क्वायर अपॉन a, और ये भी नेगेटिव में है। नेगेटिव क्यों है, असममिति बढ़ेगी तो बंधन ऊर्जा के मान में कमी होगी।
ये अनुभवों के आधार पर हैं। 3 थ्योरेटिकल थे, वो पूरा हमने कैलकुलेट किया था, ये सीधा प्रोपोर्शनल में निकाला है प्रैक्टिकल के आधार पर या अनुभवों के आधार पर, इसलिए इसको बोल रहे हैं साम्य आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र। तो 8 हो गए, समीकरण नंबर 8 हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है 5वीं युग्मन ऊर्जा। नेक्स्ट हेडिंग डाल देना युग्मन ऊर्जा, पेयरिंग एनर्जी। तो देखो पेयरिंग एनर्जी से मतलब क्या है, युग्मन, कि कोई भी नाभिक है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स यदि सम संख्या में है तो वो नाभिक अधिक स्थायी होगा, क्योंकि वो आपस में क्या कर लेते हैं, युग्मन कर लेते हैं, तो इसलिए वो नाभिक अधिक स्थायी हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी नाभिक ऐसा है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कैसी है, विषम है, तो उसमें युग्मन नहीं कर पाएगा, एक एक कैसे रह जाएंगे, फ्री रह जाएंगे। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन से ही युग्मन करता है, प्रोटॉन प्रोटॉन से ही युग्मन करता है, ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। तो वो कैसे रह जाएंगे, अयुग्मित। तो उस स्थिति में वो नाभिक कैसा होगा, अस्थायी होगा। तो इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, युग्मन प्रभाव। और युग्मन प्रभाव के कारण जो एनर्जी होगी उस एनर्जी को बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा। वो होती है यहाँ पर -KAP/A3/4 इतनी होगी। सीधा है, प्रैक्टिकली है ये वैल्यू, इसका कोई भी डेरिवेशन नहीं है कि किस आधार पर ये 3/4 A3/4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये भी हमें सीधा ही लिखना है। इक्वेशन नंबर 9 लिखें इसमें युग्मन ऊर्जा में, किसी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या यदि किसी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या एवं न्यूट्रॉनों की संख्या यदि सम है तो, प्रोटॉनों की संख्या व न्यूट्रॉनों की संख्या सम है तो वे नाभिक स्थायी होते हैं, तो वे नाभिक स्थायी होते हैं। एवं यदि दोनों की संख्या विषम है तो उस स्थिति में, यदि दोनों की संख्या विषम है तो उस स्थिति में नाभिक अस्थायी होगा। तो उस स्थिति में नाभिक अस्थायी होगा, क्योंकि विषम होने पर उनका युग्मन नहीं हो पाएगा, क्योंकि विषम होने पर उनका युग्मन नहीं हो पाएगा। विषम होने पर उनका युग्मन नहीं हो पाएगा। अतः नाभिक के इस युग्मन प्रभाव के कारण भी, इस युग्मन प्रभाव के कारण भी बंधन ऊर्जा प्रभावित होती है। बंधन ऊर्जा प्रभावित होती है। बंधन ऊर्जा प्रभावित होती है। अतः युग्मन ऊर्जा निम्न होगी। अतः युग्मन ऊर्जा निम्न होगी। इक्वेशन नंबर 9 को लिख देना। अतः युग्मन ऊर्जा निम्न होगी। ठीक है। तो इसमें अब पांचों समीकरण ये आ गई हैं। आयतन ऊर्जा, पृष्ठीय ऊर्जा, कूलम ऊर्जा, असमित ऊर्जा और पेयरिंग एनर्जी यानी कि युग्मन ऊर्जा। तो समीकरण 4 में आगे देखना। इसके बाद समीकरण 4 में 5, 6, 7, 8, 9 से मान रखने पर इन सभी से हम क्या रखेंगे, इसमें समीकरण 4 में वैल्यू पुट करेंगे। तो करें वैल्यू पुट। आपके पास पांचों समीकरण है। EV इक्वल टू कितना आएगा, ये पॉजिटिव में था AB A, ये माइनस में था AS, A की पावर में 2/3 प्लस में Z AC माइनस में ही होगा, AC Z इंटू Z -1 और A की पावर में कितना हो जाएगा 1/3 प्लस में, सॉरी ये भी माइनस ही आएगा,
कि ए एसिमेट्रिक एनर्जी कितनी आ रही थी, ए माइनस 2z का होल स्क्वायर अपॉन ए, और यहाँ पर एक कांस्टेंट आ रहा था उसको बोल देंगे हम ए, और यहाँ पर माइनस में ए पी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा ए की पावर में 3/4, इस तरह से आ रही थी। इक्वेशन नंबर इसको बोल देंगे 10। पांचों की वैल्यू रख दी, तो वैल्यू रखने पर ये समीकरण हमारे पास आई, और ये सीधा याद होना चाहिए आपको इस तरह से बीएससी एपी, और इसमें ए की जो पावर है वो भी याद होनी चाहिए, मतलब ये फॉर्मूला याद ही रहना चाहिए आपको। करो इसको याद, यही की आई, करो देखो BSCAP इस तरह से क्रम से याद रख सकते हो। पहला पॉजिटिव है और सभी नेगेटिव हैं, जैसा नाम है उसी के अकॉर्डिंग हमें कांस्टेंट लगाने हैं। एक BSCAP लगा सकते हो। इसमें a की पावर 2/3 z इंटू जेड माइनस 1, और इसमें आएगा नीचे a की पावर 1/3। ये तो हमने निकाले थे, तो डेरिवेशन से याद हो ही जाएंगे ये, 2-3 बार जब प्रैक्टिस करोगे। इसका मान a माइनस 2z का होल स्क्वायर अपॉन a, ये याद रखना है, और a की पावर में 3/4, इन दोनों को याद करना है। ठीक है, 2-3 बार लिखोगे पढ़ोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, और हमें तो वास्तव में क्या निकालना था, हेडिंग क्या थी, सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र। तो द्रव्यमान सूत्र निकालना था हमें, मास फॉर्मूला। तो इस वैल्यू को हम कौन सी समीकरण में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। उपरोक्त मान को समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में m इक्वल टू चल रहा था ZMP प्लस A माइनस ZMN, ये तो चल ही रहा था, माइनस EB। तो इस पूरी वैल्यू को रखेंगे यहाँ पर, तो एक साथ रख दूं, ये माइनस हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस, ये पॉजिटिव हो जाएगा, घात याद होनी चाहिए, a की पावर 1, 2/3, 1/3, और यहाँ पर पॉजिटिव में हो जाएगा a माइनस 2z का होल स्क्वायर अपॉन a, और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा a अपॉन a की पावर में कितना, 3/4। इक्वेशन नंबर इसको डाल देंगे 11। ये पॉजिटिव था, ये तो नेगेटिव हो गया, और सभी पॉजिटिव हो गए इस तरह से। ये मेन फॉर्मूला आया, इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा गया है ये, 5 या 6 नंबर में आएगा। ये जो साइंटिस्ट था जिसने ये फॉर्मूला दिया है, सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र, मतलब एक तरह से उसका एग्जैक्ट मास है, उसको भी हम कैसे निकाल सकते हैं, वो तो एक तो प्रैक्टिकली निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले के आधार पर उसको थ्योरेटिकल भी निकाल सकते हैं। यहाँ सभी ये कांस्टेंट है, ए बी ई एस ए सी ई ए, और सॉरी ए पी आएगा ना, ये वाला पी आएगा। ठीक है, ये जो दिया था साइंटिस्ट ने, उसका नाम है विजेकर। विजेकर इसका साइंटिस्ट का नाम है, जिसे बोलते हैं विजेकर का सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र। अर्धमूलानुपाती द्रव्यमान सूत्र भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें लिखना, उपरोक्त समीकरण विजेकर की सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र कहलाता है। उपरोक्त समीकरण विजेकर का सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र कहलाता है। ठीक है, यहां तक ये कंप्लीट हो गया, सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र। इसको एक बार पढ़ना, अच्छा है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आने लायक है ये बिल्कुल। और आते हैं क्वेश्चन, आप लास्ट ईयर के उठाकर देखोगे, यहां से क्वेश्चन मिल जाएगा ये फॉर्मूले पर। ठीक है, थैंक यू।